हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइकॉन, या फिर जिसका अदर नेम भी है दैट इज कॉल्ड स्काइफा। ये फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर हैं। प्रीवियस वीडियो में हम ल्यूकोसोलेनिया पढ़ा है। टीजीटी पीजीटी में हमको दो जेनरा दिए गए हैं पॉरीफेरा से, एक तो है ल्यूकोसोलेनिया और एक है साइकॉन। ल्यूकोसोलेनिया प्रीवियस वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा दिए गए हैं। यदि आपने सेशन अभी तक नहीं लिया है तो चैनल पर जाकर ले लेना। पूरी बायोलॉजी आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट इस चैनल पर कराई जा रही है विद कंसेप्ट। एक एक चीज़ को हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। साइकॉन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं कि सिस्टमेटिक पोजीशन हमारे साइकॉन की क्या होती है। तो सिस्टमिक पोजीशन जो है इनकी दैट इज, जो फाइलम है इनका, फाइलम पॉरीफेरा में इनको रखा गया है। क्लास है, यदि साइकॉन की क्लास की बात करें तो क्लास कैलकेरिया होती है। वही ल्यूकोसोलेनिया की भी क्लास है। ल्यूकोसोलेनिया या फिर साइकॉन दोनों को ही क्लास कैलकेरिया के अंदर रखा गया है। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो साइकॉन का ऑर्डर है हेट्रोकोइला, फैमिली है इनकी साइकेटिडी और जीनस है साइकॉन। नेक्स्ट बात करते हैं, पूरे कैरेक्टरिस्टिक जितने भी हैं बहुत ही अच्छे से लेने वाले, जितने भी पॉइंट हैं एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। 100% इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। उससे पहले एक छोटा सा काम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ई लर्निंग विद प्रियल को, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और पूरे नोट जो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। हैबिट और हैबिटेट अगर हम देखें साइकॉन की, तो साइकॉन जो होते हैं इनका जो कलर की बात करें, साइकॉन क्रीमी येलो कलर के होते हैं। बहुत ही सुंदर सा स्ट्रक्चर इनका होता है, डेलिकेट लुकिंग होते हैं, एकदम जैसे वॉश शेप्ड के स्ट्रक्चर होता है इनका। साइकॉन जो होते हैं प्रॉपर समुद्री होते हैं, मेराइन स्पंज होते हैं, समुद्र में रहने वाले एनिमल होते हैं साइकॉन। एक बात याद रखना कि सेसाइल होते हैं, यानी कि किसी आधार की जरूरत पड़ती है, किसी आधार से चिपके होते हैं। वो आधार कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रॉक से चिपके हुए, किसी चट्टान से चिपके हुए हो सकते हैं, कोरल से चिपके हो सकते हैं, या फिर जो मॉलस्क होते हैं, मॉलस्क के शेल से ये उनके आधार से चिपके हुए होते हैं। ठीक है। स्पंज जो होते हैं मैंने अभी बताया था कि फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर होते हैं। साइकॉन की अगर हम बात करें, साइज बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। साइकॉन के जो साइज होते हैं टिपिकली स्मॉल होते हैं। रेंजेस की अगर हम बात करें साइज की, तो 2.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर तक की हाइट इनकी मानी जाती है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर की हाइट इनकी देखी गई है। हम हैबिट एंड हैबिटेट इनका देख चुके हैं, ओशंस में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर जो होता है स्पंज का, एक बहुत ही डाइवर्सिटी देखी गई है इनके स्ट्रक्चर में। बहुत ही सिंपल से बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का इनका स्ट्रक्चर देखा गया है। एक बात करें तो मतलब कि इसमें जैसे ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं। मैंने अभी बताया था कि जो लेंथ होती है 2.5 से 7.6 सेंटीमीटर तक इनकी लेंथ होती है, और बहुत सारे कॉलोनी में एक साथ रहते हैं साइकॉन। जितनी भी ब्रांचेज होती हैं इनकी एक वॉश शेप्ड में आकर अटैच हो जाती हैं, जो कि किसी आधार से चिपकी हुई होती हैं। और वो आधार कुछ भी हो सकते हैं, मैंने अभी बताया था, चट्टान भी हो सकते हैं, रॉक भी हो सकते हैं, कोरल्स हो सकते हैं, या फिर वो कोई भी मॉलस्क के शेल से ये चिपके हुए होते हैं। इनका स्ट्रक्चर मैंने आगे लिया एक समझ बेहतर करने के लिए, आप यहाँ स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये होते हैं सबस्टेटम, जो कि किसी आधार से चिपके हुए होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये होते हैं इनकी बॉडी में छोटे छोटे ऑस्टिया, जिनके थ्रू बहुत सारे ऑस्टिया यानी कि डर्मल पोर होते हैं, जिनके थ्रू इनकी बॉडी में पानी एंटर करता है। अब पानी को एंटर करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको कैनाल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। उस कैनाल सिस्टम का रोल ये होता है, जैसे ही पानी का करंट इनकी बॉडी में एंटर करता है, उसी के साथ कई सारे प्रोसेस इनकी बॉडी में पूर्ण होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हुआ, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। वो सारे ही प्रोसेस आप इनकी बॉडी में पानी के थ्रू ही पूरे होते हैं। तो ऑस्टिया के थ्रू पानी एंटर करता है, ऑस्क्यूलम के थ्रू पानी का बाहर निकलता है। ऑस्टिया जो होते हैं बॉडी में बहुत छोटे छोटे कई सारे छिद्र होते हैं, लेकिन जो ऑस्क्यूलम होता है वो सिंगल ऑर्गन होता है, जिसके थ्रू पानी बाहर निकलता है। ये रेडियल कैनाल होती हैं। ये तीनों ही ऑर्गन जो हैं, जो रेडियल कैनाल हुई, एपोलाइसिस हुई, स्पंज सील हुई, ये तीनों ही वाटर करंट में मेन भूमिका निभाते हैं। पानी का करंट जो है, पानी एंटर करता है, इनके थ्रू पानी आगे की तरफ निकलता है, और सभी प्रोसेस वहाँ पूर्ण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके कैनाल सिस्टम के बारे में। जैसे कि मैंने अभी बताया था, कैनाल सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो साइकॉन जो होते हैं और भी स्पंज की तरह इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैनाल सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, स्पंज का यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है कि इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ये कैनाल सिस्टम का रोल क्या होता है कि ये पानी वाटर चैनल को अलाउ करते हैं, बॉडी में पानी को आने के लिए अलाउ करते हैं। अब क्या होता है, इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ साइकन। मैंने अभी बताया था कि स्पंज जितने भी होते हैं उनमें कैनाल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज डाइजेशन की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है, रिप्रोडक्शन वहीं से शुरू होता है, न्यूट्रिशन वहीं से शुरू होता है, बिकॉज पानी के थ्रू ही इनकी बॉडी में छोटे छोटे एनिमल्स आते हैं। जैसे पानी एंटर उसके थ्रू, जैसे कुछ फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोन आ गए, कुछ डाइटम्स आ गए, उनको फीड कर देते हैं, वही सारी प्रक्रिया शुरू हो जाए डाइजेशन की। तो इस तरीके से कैनाल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनकी लाइफ में। तो कैनाल सिस्टम जो होता है इनकी बॉडी में सिनकोइड टाइप का होता है।
ठीक है, जो कि थोड़ा एडवांस्ड होता है एस्केनोइड टाइप से। जैसा कि हमने ल्यूकोसिलेनियम में पढ़ा था, ल्यूकोसिलेनियम में जो कैनाल सिस्टम था एस्केनोइड टाइप का था, जो कि बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का होता है। लेकिन जो सिनकोइड टाइप का होता है वो साइकोन में पाया जाता है, जो कि थोड़ा एडवांस टाइप होता है एस्केनोइड का। नेक्स्ट बात करते हैं कैनाल सिस्टम की। बहुत कई सारे क्वेश्चन जो है कैनाल सिस्टम से ही पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इस पर गौर करना, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करते चलना है हमको। नेक्स्ट बात करते हैं कैनाल सिस्टम जो है, कैनाल सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से पार्ट का क्या फंक्शन होता है, ये क्वेश्चन भी हमको देखने को मिले हैं, आप प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है कैनाल सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज पैरागैस्ट्रिक कैविटी। इसी का दूसरा नाम है गैस्ट्रिक कैविटी, या फिर इसको स्पंज सील के नाम से भी जाना जाता है। मैंने स्ट्रक्चर में भी आपको दिखाई थी ये चीज़ें। अब जो स्पंज सील होती है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी होती है साइकोन की। जब इसको बाइसेक्ट तरीके से लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं तो एक आउटर लेयर पर आउटर जो है ओपनिंग होती है ऑस्क्यूलम की। मैंने आपको दिखाया भी था कि ऑस्क्यूलम के थ्रू पानी बाहर जाता है, और ऑस्टिया जो होते हैं, छोटे छोटे डर्मल पोर होते हैं, इनकी बॉडी पर छिद्र प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू पानी एंटर करता है। अब जो ऑस्क्यूलम होता है अंदर की तरफ लीड करेगा सेंट्रल कैनाल की तरफ। उसी कैनाल का एक नाम होता है जिसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी या फिर गैस्ट्रिक कैविटी स्पंज सील के नाम से जाना जाता है। तो कैनाल जो ऑस्क्यूलम है जिसके थ्रू एंटर करता है, अंदर जिसका मुंह खुलता है, उसे पैरागैस्ट्रिक कैविटी, गैस्ट्रिक कैविटी फिर स्पंज सील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैनाल सिस्टम में और कौन से ऑर्गन भूमिका निभाते हैं, तो ये होते हैं हमारे रेडियल कैनाल। सेकंड चीज़ है इनमें रेडियल कैनाल। अब सेकंड जो बॉडी वॉल लाइनिंग होती है स्पंज सील की, वो बिल्कुल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं रेडियल कैनाल के, इन्हीं को रेडियल कैनाल के नाम से जाना जाता है। रेडियल कैनाल की जो, अब ये क्वेश्चन आप याद रखना कि जो रेडियल कैनाल की लाइनिंग होती है वो कोइनोसाइट से घिरे हुए होते हैं, यानी कि जो कोइनोसाइट लाइंड होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, रेडियल कैनाल में पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, रेडियल कैनाल के थ्रू पानी एंटर करेगा इनकरेंट कैनाल में। ठीक है, इनकरेंट कैनाल का रोल क्या होता है, दो सक्सेसिव रेडियल कैनाल होती हैं, उनके बीच में क्या प्रेजेंट इनकरेंट कैनाल होती है। अब रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल जो होती हैं ये ऑल्टरनेट तरीके से अरेंज रहते हैं, जो कि ऑस्टिया के थ्रू इनके पानी एंटर करता है। ऑस्टिया के थ्रू पानी एंटर करेगा और इनके थ्रू पूरी प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो इनकरेंट कैनाल होती हैं ये एक्टोडर्म से लाइन रहते हैं। जैसे हम रेडियल कैनाल की बात करें, रेडियल कैनाल किससे लाइन होते हैं, कोइनोसाइट सेल से, और आपके जो ये हैं इनकरेंट कैनाल जो है एक्टोडर्म से लाइन रहते हैं, जिनको कि फिलेट पिनोकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि प्रोसोफाइल्स क्या होते हैं। प्रोसोफाइल्स जो होते हैं ये होते क्या हैं बेसिकली, तो ये जो होते हैं इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच में छोटे छोटे से पोर होते हैं, जिनको प्रोसोपाइल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साइकोन में जो हर एक प्रोसोपाइल छिद्र रहते हैं वो क्या होते हैं, स्पेस रहता है, जो कि पानी को आगे धकेलने का काम करते हैं। ठीक है, इन प्रोसेस के थ्रू ही इन इनकरेंट कैनाल में क्या होता है, पानी किसके अंदर जाता है, रेडियल कैनाल में जाता है। तो छोटे छोटे पोर जो होते हैं पानी को आगे की तरफ, आगे के चैनल से प्रोसेस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट सेल हम देखते हैं, नेक्स्ट कैनाल कौन से, तो नेक्स्ट कैनाल होती है हमारी एक्सकरेंट कैनाल। जो रेडियल कैनाल रहती है ये एक चैनल है जिसके थ्रू पानी जाएगा स्पंज सील में। स्पंज सील जो होती है छोटी वाइड चैनल है, जो कि पानी, जिसको कि क्या कहा जाता है, स्पंज सील किसके अंदर एंटर करती है, एक्सकरेंट कैनाल के अंदर होती है। अब एक्सकरेंट कैनाल की जो लाइन होती है वो पिनेकोसाइट से घिरी हुई होती है। एक्सकरेंट लाइन जो होती है, एक्सकरेंट कैनाल की लाइन पिनेकोसाइट से घिरी हुई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हमने प्रोपोपाइल पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं एपोपाइल के बारे में। तो एपोपाइल क्या होते हैं, जो एक्सकरेंट कैनाल होती है स्पंज सील में खुलती हैं, मैंने अभी बताया था आपको, लेकिन खुलती किसके थ्रू हैं, एक वाया होता है, मतलब एक चैनल है जिसके थ्रू ये खुलते हैं, उसे कहा जाता है फिर इंटरनल ऑस्टिया, या फिर एपोपाइल के थ्रू खुलते हैं। तो एक्सकरेंट कैनाल जो होती है ये स्पंज सील में खुलती है, किसके थ्रू, एपोपाइल के थ्रू खुलती है। एपोपाइल जो होते हैं कॉन्ट्रैक्टिल मायोसाइट से घिरे हुए होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिजियोलॉजी जो होती है वाटर की साइकिल में किस तरीके से होती है, यानी कि जो पानी एंटर करता है साइकिल में वो कौन कौन से ऑर्गन्स में जाता है, कैसे प्रक्रिया पूर्ण होती है, कौन से चैनल्स होते हैं, वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले आप देखना, जो ऑस्टियम होते हैं, जो इनकी बॉडी पर छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं, जिनको डर्मल पोर के नाम से भी जाना जाता है, उनके थ्रू पानी एंटर करेगा। अब इनके थ्रू पानी ने एंटर किया, यानी कि डर्मल पोर है, इनके थ्रू पानी एंटर करेगा किसमें, इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल में पानी आ गया। अब इनकरेंट कैनाल में जैसे ही पानी आया तो ये किसके अंदर की तरफ जाएगा, रेडियल कैनाल में, प्रोसोपाइल के थ्रू। अब ये किसकी तरफ जाएगा, ये जाएगा इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल के थ्रू, लेकिन प्रोसोपाइल उसमें एक मेन चैनल की तरफ काम करेगा। प्रोसोपाइल जो है पानी को अंदर की तरफ धकेलेगा किसमें, रेडियल कैनाल में।
रेडियल कैनाल से पानी जाएगा एक्सकरेंट कैनाल में, लेकिन वहाँ भी एक चैनल है दैट इज कॉल्ड एपोपाइल। एपोपाइल के थ्रू पानी एंटर करेगा एक्सकरेंट कैनाल में, ठीक है। अब एक्सकरेंट कैनाल जैसे कि हमने पढ़ा था, एक्सकरेंट कैनाल से पानी स्पंज में जाता है और ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। ऑस्क्यूलम क्या होता है? ऑस्क्यूलम एक ऑर्गन है जिसके थ्रू पानी बाहर की तरफ बाहर निकलता है, ठीक है। ऑस्टे के थ्रू अंदर आता है, ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाता है, और ये हमारा पोर्शन आ जाता है यहाँ पे बाहर की तरफ का। वहीं फिर से पानी अंदर आएगा डर्नल पोर के थ्रू, डर्नल पोर से फिर वही प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, पूरा हम कैनाल सिस्टम देख चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब वाटर एंटर करेगा बॉडी में, बहुत छोटे छोटे से पोर होते हैं जिनको ऑस्टिया के नाम से जाना जाता है। पानी एंटर करेगा ऑस्टिया के थ्रू, लेकिन बाहर निकलेगा ऑस्क्यूलम के थ्रू। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है ऑस्क्यूलम, लेकिन अंदर आने के कई सारे छिद्र प्रेजेंट होते हैं जिनको ऑस्टिया बोला जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में, इनकी बॉडी में अमीबोसाइट सेल्स होती हैं। उनके फंक्शंस कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। साइकोन में देखो दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, एक तो वाटर कैनाल और दूसरी होती है अमीबोसाइट सेल। अमीबोसाइट सेल के फंक्शन याद करने हैं। अमीबोसाइट सेल भी दो ही हैं जो इंपॉर्टेंट, एक तो आर्कियोसाइट और एक टोटिपोटेंट जो है भी है ट्रैकियोसाइट थीसोसाइट नाम से है, तो वो हम देखते हैं। लेकिन अमीबोसाइट सेल जो होती हैं कई सारी तरह की होती हैं और उनके अलग अलग फंक्शन हैं। जैसे कि एक होती है आर्कियोसाइट। अब आर्कियोसाइट सेल जो होती है अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, एम्ब्रियोनिक अमीबोसाइट तरह की होती हैं। ये साइज में बहुत बड़ी होती हैं और इनमें क्या होता है, बहुत ही न्यूक्लियोली जो होता है बहुत ही अच्छे तरीके से दिखता है। ये सेल जो होती हैं आर्कियोसाइट टोटिपोटेंट होती है नेचर में। दैट मीन्स अलग अलग तरह की सेल्स को, डिफरेंट अलग अलग तरह की सेल होती हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करती हैं और उनको नरिशमेंट भी देती हैं, ठीक है। अब जो आर्कियोसाइट होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है डाइजेशन में भी फंक्शन होता है इनका। जितना भी वेस्ट होता है शरीर का, एलिमिनेट वेस्ट होता है, उनको भी बाहर निकालने का काम करते हैं ये। और ये कैन गिव राइज टू बोथ स्पर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोलेनोसाइट की। कोलेनोसाइट सेल जो होती हैं, बहुत सारी सेल जो होती हैं वो छोटी होती है, स्लिट शेप्ड होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो सेल होती है कोलेनोसाइट सेल जो होती हैं इनको कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। पर ये बात याद रखना है, कोलेनोसाइट सेल जो होती हैं ये किसमें फिक्स होती है? साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस में पड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट सेल जो होती है अमीबोइड सेल, थर्ड टाइप के, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसाइट। क्रोमोसाइट सेल जो होती है पिगमेंटेड अमीबोसाइट है, यानी कि जितने पिगमेंट होते हैं इनकी बॉडी के वो इस रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है थीसोसाइट सेल। ये थीसोसाइट सेल जो होती है ये स्टोरेज सेल होती है ना, कि खाने को स्टोर करने का काम इसी सेल के अंदर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मायोसाइट सेल की। ये मायोसाइट सेल जो होती हैं ये फ्यूजिफॉर्म होती है और हाईली कॉन्टेक्टाइल सेल्स होती हैं, ठीक है। एक सर्कुलर फैशन में पाई जाती हैं और ये ऑस्क्यूलम के चारों तरफ प्रेजेंट रहती हैं। तो मायोसाइट सेल कहाँ प्रेजेंट रहती है? ऑस्क्यूलम, जो कि पानी के बाहर जाने का रास्ता होता है उसके चारों तरफ प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लैंड सेल की। तो ग्लैंड सेल जो होती हैं वो बॉडी सरफेस मतलब अटैच रहती है बॉडी सरफेस से। और इस क्या सिक्रिएट करते हैं? लाइम सिक्रिएट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन की, रेस्पिरेशन की एंड एक्सक्रीशन की। साइकोन में कि साइकोन में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है। तो स्पंज जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं। भाई ये देखो पानी का करंट इनकी बॉडी में गया, पानी अंदर जाता है, तो पानी के थ्रू जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म इनकी बॉडी में जाते हैं उन्हीं को डाइजेस्ट कर जाते हैं, वहीं से इनके न्यूट्रिशन की और डाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो पानी जैसे ही वाटर करंट के थ्रू एंटर करेगा उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको ये फीड करते हैं। तो कोइनोसाइट सेल, अब एक बात याद रखना, कोइनोसाइट सेल मैंने पहले भी उसका फंक्शन बताया था, फिर बता रही हूँ कि जो कोइनोसाइट सेल होती हैं ये जो फूड पार्टिकल रहते हैं उनको क्या कर जाती हैं, उनको ये डाइजेस्ट कर जाती हैं। जो कोइनोसाइट सेल रहती हैं वो क्या करते हैं, खाने के जो पार्टिकल होते हैं उनको डाइजेस्ट कर जाती हैं, इनकी एंगल्फ कर जाती, निगल जाती हैं और उनको किसको पास कर देती हैं? अमीबोइड सेल को पास कर देती हैं। देखो वाटर करंट के थ्रू पानी अंदर गया, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर गए, कोइनोसाइट सेल ने वो कैच किए और उनको डाइजेस्ट मतलब एंगल्फ कर लिया और वहाँ से किसको दे दिया? पास कर दिया अमीबोइड सेल को। अब अमीबोइड सेल जो होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? बिल्कुल कोइनोसाइट के नीचे प्रेजेंट होती है अमीबोइड सेल। उनको पास कर दिया, भाई अब तू ले ले, तेरा फंक्शन है आगे का काम करने का, मेरा काम था तो वो मैंने कर लिया, ठीक है। तो ये फंक्शन का होता है। डाइजेशन की प्रक्रिया जो होगी, डाइजेशन जो होगा वो कहाँ होता है? अमीबोइड सेल में होता है। कोइनोसाइट ने एंगल्फ किया, किसको दे दिया? अमीबोइड सेल को। अमीबोइड सेल में डाइजेशन कंप्लीट होगा। अब ये जो कहूँ जो एसिमिलेट पदार्थ होंगे वो इसके थ्रू इनकी बॉडी में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, ऑर्गन में दे देते हैं ये। न्यूट्रिशन जो होता है इनके में कैसा होलोजैक, बिल्कुल एनिमल की तरह इनमें न्यूट्रिशन होता है। डाइजेशन जो होगा सेल के अंदर ही होता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बॉडी में देखने को मिलता है। जैसे प्रोटोजोन का होता है ना, सेम वैसे डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। अब एक बात याद रखना है इंपॉर्टेंट इनके बारे में, कुछ अमीबोइड सेल जो होती हैं कभी कभी क्या इनकी जो अमीबोइड सेल होती हैं वो कभी कभी क्लोरोफिल कंटेन करती हैं और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखा, जैसे कि प्लांट्स अपना आप खाना पीना बनाते हैं ना, वैसे ही इनकी सेल भी करती हैं, ठीक है। अब इनकी बट प्रेजेंस ऑफ एल्गी, स्पंज में कभी कभी एल्गी प्रेजेंट होती है, वो उनको न्यूट्रिशन में हेल्प करती है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो होंगे वो डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं, याद रखना।
कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन का, ठीक है, और एक्सक्रीशन में भी रोल प्ले करते हैं ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और ऑस्मो रेगुलेशन में भी। अब लास्ट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होगा इनमें वो दोनों ही तरीके से होता है, असेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। असेक्सुअल तरीके से होगा तो ये बर्ड का फॉर्मेशन करेंगे, कभी कभी बॉडीज में जैसे गैम्यूल्स जो होते हैं फ्रेश वाटर स्पंज में ऐसे दिखते हैं ये। सेक्सुअल प्रोडक्शन की अगर बात करें तो सेक्सुअल प्रोडक्शन में दोनों ही यूज़ होते हैं, दैट इज स्पर्म एंड ओवा। ये कहाँ से, अब एक बात याद रखना है, स्पर्म और ओवा का ओरिजिन कई बार पूछा गया है, तो स्पर्म और ओवा का जो ओरिजिन होता है वो आर्कियोसाइट सेल से होता है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, म्यूजिगुलम प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्लेम किया गया है, एक धारणा बनी गई थी कि जो सेक्स शेल होती है ये भी डेवलप होती है आपकी कोइनोसाइट सेल से। तो याद रखना जो क्लेम है वो भी हमको याद रखना है कि जो सेक्स शेल होती है इनके अंदर वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कोइनोसाइट सेल से, लेकिन जो स्पर्म और ओवा है वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, आर्कियोसाइट सेल से, राइट। अब जो स्पर्म होते हैं ये होते हैं मोटाइल, स्पर्म के पास लॉन्ग टेल होती है और ये फ्रीली स्विम करते हैं वाटर करंट में। ओवा क्या होते हैं, ओवा अमीबोइड होते हैं और मीजोग्लिया में पड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो ओवा होते हैं ये साइज में बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत अदर सेल्स को डाइजेस्ट करके, अदर सेल को एंगल्फ कर देते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं और साइज में बड़े हो जाते हैं। अब स्पर्म की बात याद रखना, स्पर्म डायरेक्टली ओवा के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं करते हैं, फर्टिलाइजेशन में एक अलग तरीके से होता है, कैरियर सेल होते हैं उनके थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है, डायरेक्ट स्पर्म सेल एंटर नहीं करते हैं ओवम में। एक यूनियन है जिसको कोइनोसाइट के नाम से जाना जाता है। जैसे स्पर्म कैनाल, जो स्पर्म सेल होती हैं वो एंटर करेंगे रेडियल कैनाल में, याद रखना स्पर्म ने एंटर किया रेडियल कैनाल में तो कोइनोसाइट जो कि बिल्कुल एग के पास है उसको कैप्चर कर लेती है। तो इसमें जो कोइनोसाइट सेल होती हैं वो बिल्कुल इसमें कैरियर का काम करती हैं फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। कोइनोसाइट सेल जो होती है एब्जॉर्ब कर जाती हैं किसको, स्पर्म को, और उसके फ्लैजिलम को डिस्कार्ड कर देती हैं, उसके कॉलर को भी फ्लैजिलम को, क्योंकि मोटाइल होते हैं तो उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर देती हैं और फिर किसके पास जाती है, फिर बिल्कुल पास चले जाते हैं वो एग के, तो उन्हीं के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है। अब कोइनोसाइट को कैरियर सेल के नाम से भी जाना जाता है। स्पर्म जो होते हैं अपने टेल खो देते हैं और एंटर कर जाते हैं एग में, तो याद रखना कैरियर कौन था, कोइनोसाइट सेल, उसके फ्लैजिलम को हटा दिया गया वहाँ से और कॉलर को भी। अब फिर कहाँ स्पर्म डायरेक्टली एंटर नहीं किया, किसके थ्रू एंटर किया, कोइनोसाइट सेल के थ्रू, अब वो एग के पास चले जाते हैं और वहीं क्या हो जाता है, कैरियर सेल जो रहती है अल्टीमेटली एब्जॉर्ब्ड हो जाती हैं। अर्ली डेवलपमेंट जो होता है मदर सेल का डेवलपमेंट हो जाता है, तो वहीं सारे प्रोसेस शुरू हो जाता है। पूरा सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट था इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको। बस एक छोटा सा काम आपको करना है कि ई लर्निंग विद प्रियल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना। पूरी जो नोट्स है आपको PDF है वो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।